नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। और आज बात होगी बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर की। लोकतंत्र में राजनीतिक दल केवल सत्ता पाने का जरिया नहीं बल्कि एक विचार को जमीन पर उतारने वाली पाठशाला भी होते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी का मौजूदा प्रशिक्षण महाअभियान राजनीति के गलियारों में एक नई बहस छेड़ चुका है। एक तरफ सत्ता पक्ष जैसे कार्यकर्ताओं को हाईटेक बनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस करने और वैचारिक धार देने वाली एक केडर बिल्डिंग एक्सरसाइज बता रहा है ताकि शासन और संगठन के बीच तालमेल बना रहे। दूसरी तरफ विपक्ष से हालिया विवादों और बयानों से उपजी असहजता को दबाने की कोशिश और केवल चुनावी इवेंट करार दे रहा है। आज की हमारी चर्चा इसी बुनियादी सवाल पर केंद्रित है कि क्या ये प्रशिक्षण वाकई अनुशासन और जनसेवा का नया पाठ है या फिर यह भविष्य की चुनावी चुनौतियों को देखते हुए कार्यकर्ताओं को एक डिजिटल आर्मी में बदलने की कवायद मात्र है। इस मसले पर चर्चा शुरू करें उसके पहले देखिए रिपोर्ट। बीजेपी का प्रशिक्षण महाअभियान शुरू हुआ सियासी घमासान। बीजेपी एक बार फिर अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद में जुट गई है। पार्टी की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जबलपुर में 4 संभागों की संभाग स्तरीय विषय वक्ता कार्यशाला का आयोजन किया गया। बीजेपी के संभागीय कार्यालय में आयोजित इस कार्यशाला में सत्ता और संगठन से जुड़े कई बड़े नेता शामिल हुए। पार्टी का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य संगठन को और अधिक मजबूत बनाना और कार्यकर्ताओं को विचारधारा के साथ सक्रिय रूप से जोड़ना है। बीजेपी का दावा है कि प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यकर्ताओं को संगठन की नीति, विचार और जनहित के कामों को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने की दिशा में तैयार किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए और उन्होंने इस प्रशिक्षण अभियान को संगठन के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। और रीवा शहडोल संभाग के ये जो प्रशिक्षण का क्रम जारी रखा है, इसी संगठन की बलबूते पर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी और जिस स्थान जबलपुर का ये मां नर्मदा का किनारा वाकई अद्भुत है और यहाँ के कार्यकर्ता भी अद्भुत हैं। इसीलिए हमारी सरकार जनहितैषी कल्याणकारी कार्यक्रमों में अपने संगठन की ताकत लगाती है और संगठन की मजबूती के लिए, कार्यकर्ताओं का आधार बनाने के लिए, सक्रियता करने के लिए प्रशिक्षण वर्ग की आवश्यकता होती है। एक तरफ जहां बीजेपी का प्रशिक्षण महाअभियान चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी में संगठन विस्तार की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि प्रदेश कार्य समिति की नई सूची लगभग तैयार हो चुकी है और इसे चैत्र नवरात्र के दौरान जारी किया जा सकता है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि इस बार प्रदेश कार्य समिति को अपेक्षाकृत छोटा लेकिन ज्यादा प्रभावी बनाने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि 26 प्रदेश पदाधिकारियों के अलावा कार्य समिति में करीब 106 सदस्यों को जगह मिल सकती है। खास बात ये भी है कि इस बार कार्य समिति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है और करीब 1/3 सदस्य महिलाएं हो सकती हैं। इनमें अनुसूचित जाति और जनजातीय वर्ग की महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व देने की तैयारी है। हालांकि बीजेपी की इस कवायद पर कांग्रेस तंज कस रही है। भाजपा में केवल भोजन, बैठक और विश्राम होते हैं और ये जो प्रशिक्षण है ये इस बात के लिए है कि किस तरह से जनता का गाड़ी कमाई जो है वो लूट ली जाए, किस तरह भ्रष्टाचार किया जाए। भाजपा इसका प्रशिक्षण देगी क्या, या किस प्रकार से जो नकली नशे युक्त कफ सिरप पिलाकर 25 अबोध बालकों की जान छिंदवाड़ा में जिस तरह से ली उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। भाजपा दरअसल राजनीतिक दल है ही नहीं, ये संगठित अपराधियों का एक गिरोह है। वैसे तो बीजेपी में प्रशिक्षण कार्यक्रम लंबे समय से पार्टी की कार्यशैली का अहम हिस्सा रहे हैं, लेकिन अलग अलग संभागों में इस तरह के आयोजन को संगठनात्मक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथ ही संगठन विस्तार को लेकर भी पार्टी के भीतर व्यापक मंथन चल रहा है। चर्चा है कि मालवा निमाड़, महाकौशल, बुंदेलखंड, विंध्य और ग्वालियर चंबल जैसे सभी क्षेत्रों को
संतुलित प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की जाएगी। माना जा रहा है कि मालवा निमाड़ और महाकौशल क्षेत्र से अपेक्षाकृत ज्यादा नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि इन इलाकों में संगठन की सक्रियता अधिक मानी जाती है। वही विंध्य और बुंदेलखंड से भी कुछ नए चेहरों को मौका मिलने की संभावना जताई जा रही है, जबकि संगठन में लंबे समय सक्रिय कुछ अनुभवी नेताओं को भी बरकरार रखा जा सकता है। कुल मिलाकर साफ है कि बीजेपी आने वाले समय की राजनीतिक चुनौतियों को देखते हुए अपने संगठन को और मजबूत करने की रणनीति पर तेजी से काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट, महेश दीक्षित और हमारे सहयोगी ब्रिजेश चौक से। वो स्वागत है आप दोनों का। तो दीक्षित जी, पहले आप ही के पास, ये जो प्रशिक्षण अभियान है ये किसको किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि हमने देखा हाल में कांग्रेस ने भी की है, पहले पचमढ़ी में भी, धार में भी। तो ये वाकई संस्कार सिखाने की पार्टी की मजबूरी है, ये जो हाल के दिनों में नेताओं ने जो बयान दिए हैं उसको डैमेज कंट्रोल करने की कवायद है? देखिए, भाजपा जो प्रशिक्षण दे रही है, प्रशिक्षण से पहले तो कार्यकर्ताओं की चिंता ये है कि जो अभी तक कार्यकारिणी में लोग लिए गए हैं, क्या वो इतनी योग्यता रखते थे कि प्रदेश कार्यकारिणी में लिए जा सकते थे, उन्हें महामंत्री उपाध्यक्ष बनाया जा सकता था। उनकी योग्यता पर ही सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसे में प्रशिक्षण का क्या औचित्य है? प्रशिक्षण तो इस बात का दिया जाना चाहिए था कि जो योग्य और सुयोग्य लोग हैं पार्टी में, उनको तो तुमने हाशिए पे पटक दिया, और जो लाइजनिंग कर कर, पहचान चापलूसी कर कर कार्यकारिणी में जगह बना बैठे हैं, ऐसे में पार्टी कैसे मजबूत होगी? लेकिन जो आपने कहा उसी में एक चीज़ है ना कि जो योग्य नहीं, इसीलिए तो उनको प्रशिक्षण की जरूरत है। योग्य होते तो प्रशिक्षण नहीं देना पड़ता। सवाल ये है कि ऐसे लोग अब एक प्रदेश महामंत्री जो किसी तरह से योग्य नहीं है, एक संभाग प्रभारी बनाया गया है जो 50 साल से राजनीति में कर रहा है, एक प्रदेश महामंत्री उसको कैसे प्रशिक्षण देगा जो अभी बच्चा है उसके सामने? तो पार्टी में जो पदाधिकारी बनाए गए हैं, जो अनुभवी पुराने नेता हैं, उनको कैसे प्रशिक्षण देगा? लेकिन ये हमेशा देखते हैं ना कि जैसे मान लीजिए मुख्यमंत्री से भी ज़्यादा अनुभवी उनके मंत्रिमंडल में लोग हैं, उनसे उम्र में ज़्यादा भी लोग हैं। देखिए, बुक पार्टी की कार्यनीति रीति सरकार चलाने की वो अपनी जो मौजूदा अलग बात अध्यक्ष है, हैं वो कई लेकिन सारे जहाँ तक पार्टी जैसे राकेश सिंह है मान लीजिए, वो उनके समय अध्यक्ष रहे और वो उनके कोषाध्यक्ष रहे हैं, बाकी कई सारे ऐसे लोग हैं। देखिए, ये राजनीतिक उनकी अपनी मजबूरी हो सकती है कि उन्हें पार्टी में रहना है, उन्हें राजनीति आगे बढ़ना है, लेकिन जहाँ तक संगठन चलाने की बात है, संगठन से ही सरकार के वजूद की अपन अपेक्षा करते हैं कि सरकार जितना संगठन मजबूत होगा उतनी सरकार की आने की संभावना अधिक होंगी, सरकार अच्छी तरह से काम कर पाएगी, सरकार में अच्छे लोग अच्छी तरह से काम करेंगे। लेकिन जहाँ तक संगठन में पदाधिकारी बनाने की बात है, तो उसमें तो मुझे लगता है कि जिस तरह की बात अनुशासन की, चरित्र की, चाल चरित्र की बात करती है सरकार भाजपा, उसमें ऐसे कहीं कोई कुछ दिखाई नहीं दिया। पिछले जो 5, 7, 10, 12 जो पदाधिकारी बनाए गए हैं, उनमें ऐसे कई गंभीर आरोप हैं, ऐसे पदाधिकारी बनाए गए हैं, इनकी जन आधार नहीं है कुछ भी, ऐसे पदाधिकारी महामंत्री बना दिए गए, उपाध्यक्ष बना दिए गए। तो ऐसे लोग पार्टी को कैसे मजबूत बनाएंगे, कैसे आगे बढ़ाएंगे, आगे कैसे अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे? तो मुझे तो नहीं लगता कि इससे कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला है। जी चैतन्य जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि संस्कारधानी में आप बैठे और वहीं पे ये बड़ा आयोजन हुआ था, तो क्या ये सत्ता के अहंकार से जुड़ी मजबूरियां हैं कि आपको विनम्र होने की चीज़ अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को सिखाना पड़ रही है कि भैया जनता से बातचीत कैसे करें, आपकी बातचीत का लहजा क्या हो, संवाद किस तरीके से रखा जाए? एआई की भी बात हो रही है, तमाम सारी चीज़ों की हो रही है, लेकिन जो मूल चीज़ है ना कि आपकी पार्टी की विचारधारा, उसको अगर आपको सिखाना समझाना पड़ रहा है। देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी संगठन को लेकर बहुत ज्यादा व्याकुल रहती है कि हमारा संगठन किस तरह से मजबूत हो, और इसलिए वो तरह तरह के प्रयास करती है अपने कार्यकर्ताओं को। मेरी आवाज इको हो रही है थोड़ा जी, मैं बोलता हूँ जी। तो दरअसल संगठन ही एक ऐसी सीढ़ी होती है जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सत्ता में पहुंचाती है। जितना मजबूत आपका संगठन होगा,
उतनी आपकी अपेक्षा होगी कि आप उतनी जल्दी सत्ता में पहुंच जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का ये ध्येय रहता है कि वो अपने संगठन को बहुत मजबूत करे, और निश्चित तौर पे दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की तुलना में भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। जी। ये बात अलग है कि उसमें बहुत से, जैसे अभी दीक्षित जी भी कह रहे थे कि बहुत से ऐसे लोग पदाधिकारी बन गए हैं तो योग्य नहीं है, वो एक अलग मुद्दा हो सकता है। लेकिन जिस तरह से अभी जबलपुर में 400 कार्यकर्ताओं को, नेताओं को वहां पर प्रशिक्षण दिया गया, और उसमें मुख्य बात यह थी कि जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है वो हम लोगों तक कैसे पहुंचाएं। दूसरा, जो नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है जिसमें AI शामिल है, उससे हम कैसे अपने आप को संबद्ध कर सके, या फिर आगे के जो 2028 में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसकी हम कैसे तैयारी करें, या फिर जो अभी जो आपके नगरीय निकायों के चुनाव होने वाले हैं उसमें किस तरह से पार्टी का काम शुरू होगा और किस तरह से कार्यकर्ता काम करेंगे। तो ये तमाम चीजों को लेके आज बहुत, यहाँ पर मुख्यमंत्री खुद आए थे, हेमंत खंडेलवाल जी भी थे, और करीब 400 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को उन्होंने प्रशिक्षण दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस बात को लेके आगे चलती है कि हम संगठन को कितना मजबूत बना लें। आज तो वो कहती है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। अब उसमें अलग बात है कि आपने मिस कॉल दे दिया और सदस्य बना लिया, वो सदस्य बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता, लेकिन वो एक अलग बात हो सकती है। लेकिन आज की तारीख में तो निश्चित तौर पे दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की तुलना में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत मानी जाती है। और यही कारण है कि पिछले लंबे अरसे से, 22 साल से आप देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी काबिज है सत्ता में। बीच में जरूर 10-15 महीने के लिए, 15 महीने के लिए कमलनाथ की सरकार आई थी, लेकिन वो अपनी आपसी प्रतिद्वंदिता और द्वंद के चक्कर में गिर गई, और फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल गया। तो मुझे लगता है कि ये जो सारी कवायद होती है भारतीय जनता पार्टी में, समय समय पर पहले भी चिंतन शिविर होते हैं, प्रशिक्षण होता है, स्थानीय स्तर पर भी प्रशिक्षण दिया जाता है, आपके प्रादेशिक स्तर पर भी प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके पीछे यही उद्देश्य है कि जो कार्यकर्ता है वो पूरे उत्साह के साथ पार्टी के साथ जुड़ा रहे। कांग्रेस के संग दिक्कत ये हो जाती है कि उसका जो कार्यकर्ता एक तो बहुत लंबे समय से सत्ता से बाहर है, तो वैसे ही हताश निराश है, और फिर इस तरह के जब प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं या नहीं भी होते हैं, जैसे अभी पचमढ़ी में हुआ था या अभी किसान पंचायत की थी, तो उसका क्या असर पड़ता है ये देखना भी आवश्यक होगा कि उसका कितना असर पड़ेगा आगामी चुनाव में। कोशिश तो भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पे कांग्रेस भी करती है कि अपने कार्यकर्ताओं को बुलाती है, उनसे बात करती है, उनकी जो समस्या है या अपनी विचारधारा किस तरह से लोगों तक पहुंचाई जाए, जो मुद्दे हैं जनता से जुड़े हुए उनको किस तरह से जनता के बीच में पहुंचाया जाए, इन तमाम चीजों पे कांग्रेस भी कोशिश करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तुलना में मुझे लगता है कि कांग्रेस उतनी व्यापक तरीके से अपनी बात जो है वो लोगों तक नहीं पहुंचा पाती, क्योंकि कुछ समय तक एक मुद्दा चलता है, फिर दूसरा मुद्दा आ जाता है, फिर तीसरा मुद्दा आ जाता है, जल्दी मुद्दे बदलते हैं कि वो फिर उनका कार्यकर्ता भ्रमित हो जाता है। लेकिन तो फिर जनता भी उसमें कंफ्यूज हो जाती है। प्रशिक्षण लगातार कांग्रेस भी बात कर रही है बीजेपी की तर्ज पे, लेकिन वो फॉलो अप नहीं करते हैं। जैसे भोपाल, अभी जो जिक्र किया है चेतन जी ने, भोपाल की जो किसान चौपाल की बात करें, उसके बाद से आप देखिए केवल जवानी जमा खर्च हो रहा है कि किसानों के लिए ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन ज़मीन पर कांग्रेस कहाँ खड़ी है किसी को पता नहीं है। आज से कुछ साल पहले आपको याद होगा कांग्रेस ने कहा था कि भाई जब गेहूं किसानों के लिए हम एक नेटवर्क बनाएंगे, जिनका गेहूं खरीद नहीं हो रही है, कॉल सेंटर बनाएंगे। वो कॉल सेंटर का क्या हुआ आज तक पता नहीं। वही परेशानी आज भी है किसानों के सामने, लेकिन उसकी कोई बात नहीं हो रही है। तो केवल प्रशिक्षण, आपने 10 दिन प्रशिक्षण ले लिया, लेकिन उसको नीचे तक अगर आप नहीं पहुँचा रहे हैं तो किसी काम का नहीं है। और शायद ये बेसिक अंतर है बीजेपी और कांग्रेस का। निश्चित तौर पर मनोज जी बेसिक अंतर तो है। आप देखिए एक अच्छा स्कूल है, यदि वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं तो मेरिट में आ जाते हैं, अच्छे नंबर ले लेते हैं, और एक कमज़ोर संस्थान है तो उसके बच्चे आप देख लिए कि वो किस तरह से फेल हो जाते हैं। लेकिन ये संस्थानों में होता है। हमने देखा ना, बच्चे स्कूल मतलब पेड़ के नीचे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर उनका प्रिंसिपल या टीचर अच्छा है वो अच्छा भी पढ़ के निकल जाता है। तो आप देखिए जब संगठन मजबूत होगा, वहाँ प्रशिक्षक मजबूत होंगे, ज्ञान देने वाले मजबूत होंगे और अनुशासन होगा, तो निश्चित तौर पर वहाँ का बच्चा अच्छे से पढ़ेगा और मेरिट में आएगा। राजनीति में अलग योग्यता होती है। राजनीति में इस आधार पर नहीं होती कि यदि आप यूपीएससी क्रैक करने जा रहे हो तो आपने मेरिट ली, तो आप देखिए आप बैक बेंचर भी वहाँ पर निकल जाता है और अच्छा मेरिट वाला, अच्छे नंबर लेने वाला भी रह जाता। तो उसमें कुछ तो योग्यता होगी। निश्चित योग्यता के अलग अलग पैमाने हैं। आप देखिए हमारे संविधान में दिया है कि साहब एक अनपढ़ भी है लेकिन नेतृत्व बहुत अच्छा कर लेता है वो,
उसमें लोगों की समस्याओं का समाधान करने का बहुत अच्छा उसमें नॉलेज है, वो लोगों के जुड़ अच्छे से जाता है, नेतृत्व कर लेता, नेता बन जाता। उसकी योग्यता किस बात से नापी जा सकती? आप देखिए, मैं मोबाइल में कमजोर हूं, मेरा बेटा उससे ज्यादा बेहतर बता देता, तो क्या वो मुझसे ज्यादा योग्य हो गए? सबकी अपनी योग्यता है, तो पार्टी और एक क्षमता भी है, एक क्षमता भी है, तो पार्टी उस आधार पर तय करती है कि किसकी क्या योग्यता है। अब देखिए, जो प्रशिक्षण हो रहा है, बीजेपी लगातार प्रशिक्षण देती है, नया दौर आ गया, टेक्नोलॉजी का दौर आ गया, एआई का दौर आ गया, तो अब उसको क्या है कि बुजुर्ग हैं जो अनुभव वाले हैं, उन्हीं को रख के ले चलेगी। मालूम चला उनको कीपैड चलाना नहीं आता, मोबाइल चलाना नहीं आता, एआई की समझ नहीं है, तो अब आपको मुकाबला करना है नई दुनिया से, नए दौर में आप आ गए हो, तो आपको यूथ को लाना ही पड़ेगा जिसमें ज़्यादा समझ हो, एआई का कैसे उपयोग कर सकते हैं आप, लोगों से अपनी तकनीक के आधार पर किस आधार पर जोड़ सकते हैं। अब ये सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप तकनीक बेहतर सीखने वालों को, हम तो जिस दौर में रह रहे हैं वो आटे से ज्यादा जरूरी डाटा हो गया है। डाटा हो गया, तो आप देखिए, जो आपने एक प्रशिक्षक वाले ले लिया, आपने यूथ को ले लिया, लेकिन वो क्या जमीन पर जुड़ पाएगा, या वो उससे घर से ही मोबाइल पर लोगों से संपर्क करता रहेगा कि एक ऑडियो बना दिया, एक वीडियो बना दिया, एक रील वायरल कर दी और उससे जुड़ने की कोशिश करेगा। तो ये पार्टी को देखना होगा कि जो पहले के नेता थे वो जमीन से जुड़े थे, और जो नए नेता हैं जिनका उन्होंने चयन किया है, वो दोनों में तालमेल है कि नहीं, उनमें कौन सी खूबी है, उनमें कौन सी खूबी है। रही बात कांग्रेस की, हमने देखा मांडू में उन्होंने प्रशिक्षण दिया, हमने देखा पचमढ़ी में दिया, बाकायदा विधायक प्रशिक्षण देके इसके तत्काल बाद विधानसभा सत्र आता है, हम देखते हैं कि बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे वो, जिस तरह से उनको सिखाने वाले आए, प्रशिक्षक आए, लेकिन कोई असर दिखा क्या? ऐसा कोई विधानसभा में दिखा कि बड़ी तैयारी करने के साथ आए हों कांग्रेस के विधायक, प्रशिक्षण का असर वहां दिखा क्या? नहीं दिखा। आप फिसड्डी हो गए। जो कुछ किया सदन के अंदर की जगह बाहर किया। आपने यदि अपने पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया तो उसका असर दिखा क्या? निश्चित तौर पर यह बेसिक अंतर होता है। यदि बीजेपी में प्रशिक्षण हो रहा है, लगातार प्रशिक्षण से इसमें कोई दो राय नहीं है कि निखार आता है। एक क्लास आप पढ़ोगे, दूसरी क्लास पढ़ोगे, तो आपको लगातार पढ़ते तो रहना पड़ेगा ना। तो यदि प्रशिक्षण लगातार दिए जाते रहते हैं तो उससे आपको मजबूती आती है। आपको ऐसा नहीं कि 6 महीने पहले आपने 20 क्वेश्चन लेके आप पढ़ाई शुरू करो 1-2 महीने पहले और आपको कोई मेरिट में आ जाए। लगातार प्रशिक्षण से आपको कोई चीज आपके दिमाग में बैठ जाती है कि पार्टी की विचारधारा क्या है। एक दिन के प्रशिक्षण से कुछ नहीं होने वाला। तो कांग्रेस एक दिन का प्रशिक्षण करती, आगे पाठ पीछे सपाट हो जाता है, वो पढ़ के आते हैं और फिर भूल जाते हैं। बीजेपी इसके विपरीत काम करती है। बीजेपी लगातार प्रशिक्षण देती रहती है, लोगों में कूट कर भर देती है विचारधारा क्या है, पार्टी की रीति नीति क्या है, आपको कैसे काम करना है, कहीं गड़बड़ी हो तो वो। तो इसका फर्क दिखता है। वहां अनुशासन ज्यादा दिखता है, यहाँ अनुशासन नहीं दिखता। यहाँ दिग्विजय सिंह कहते हैं मंच पर एक साथ नहीं चढ़िए, लोग सुनते नहीं है। यहाँ यदि तय कर दिया जाए कि कौन अपेक्षित है, दिग्विजय सिंह को मन से नहीं उतारते। तो ये बेसिक फर्क है। तो मुझे लगता है प्रशिक्षण की निश्चित तौर पर जरूरत होती है। लगातार आप प्रशिक्षण दोगे तो उससे आपके जो कार्यकर्ता हैं, जो नए कार्यकर्ता आए हैं, दूसरे दलों से कार्यकर्ता आए हैं, वो मजबूत होते हैं विचारधारा के रूप में, वक्ता के रूप में, और पार्टी अब किस दिशा में जा रही है, क्या करना है, ये तमाम चीजें होती हैं। जो पुराने आपके प्रशिक्षित हैं वो भी आप देखिए किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। तो इससे क्या अंदाजा लगाया जाएगा कि प्रशिक्षण का कहीं ना कहीं कमी रह गई। देखिए एक कई बार हो जाता है, गलतियां भी हो जाती हैं, उन्हें सुधारा भी जाता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि पूरा प्रशिक्षण ही खराब हो गया। यदि क्लास का एक बच्चा फिसड्डी हो जाता है या एक स्कूल में मेरिट वाले स्कूल में पढ़ता है, लगातार मेरिट में आता है, बाद में कोई गलती कर देता है, फेल हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा संस्थान ही खराब है या बाकी के लोग नहीं कर पाएंगे, इस प्रशिक्षण का असर नहीं है। लेकिन जब आप देख रहे हैं कि एक क्लास और एक स्कूल के तमाम बच्चे ही फेल हो रहे हैं या ज्यादातर फेल हो रहे हैं, 80% हो रहे हैं, तब आपको विचार करने की जरूरत है कि प्रशिक्षण कैसे देना चाहिए, पढ़ाई कैसी देनी चाहिए। तो मुझे लगता है कांग्रेस को इस पर विचार करने की जरूरत है। बीजेपी जिस दिशा में चल रही है वो निरंतर चलती रही है, उसका फायदा भी हम संगठन में देखने को मिलता है। लेकिन दीक्षित जी, अभी एक और बात है कि जो 30-33% महिलाओं को कार्य समिति में लेने की बात है, तो जो अभी चैतन्य जी ने भी कहा 28 की तैयारी कि अगर परिसीमन होता है, सीटें बढ़ती हैं और महिला आरक्षण पास ही हो गया, हमने देखा कि 29 तक वो लागू हो जाएगा, तो अभी से एक नई पोत महिलाओं की तैयार करने की भी कोई तैयारी साथ साथ प्रशिक्षण के। देखिए, महिलाओं को लाने की जो बात कर रहे हैं 33% आरक्षण के रूप में, सवाल है कि वो महिला आएंगी कहाँ से। महिलाओं की जगह राजनीति सारे पुरुष ही कर रहे हैं। ज़्यादातर जगह जितने भी नगर पालिका है, नगर पंचायतों में, ज्यादातर विधानसभा चल जाता, लेकिन ये नहीं होगा ना कि वो विधायक का पति जो है वो विधानसभा बैठ जाएगा, लोकसभा नगर निगम में तो बैठ सकता है, नगर निगम में तो पार्षद बैठ जाता है नगर पालिका में। देखिए, लेकिन विधानसभा और लोकसभा में तो संभव नहीं है ना। देखिए, वो सब सही है, लेकिन अंततः उनका परिणाम क्या है हम ये देखेंगे कि महिलाएं क्या उतनी संवेदनशीलता से, उतनी मजबूती से, उतनी ज़्यादा समय देकर लोक सेवा कर पा रही हैं, नहीं कर पा रही हैं।
जो आई हैं वो कर रही हैं। आप देखिए राबड़ी देवी को बाहर निकाला आप चूके चौले से, वो उन्होंने सत्ता चलाई, मुख्यमंत्री रही देखिए हैं। जिस तरह से इस तरह से यदि सत्ता चलाना है तो फिर तो मुझे लगता है कि नहीं, तो कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। देखिए मार्गरेट अलवा हो, अंबिका सोनी देखिए हो, बात इस सुषमा बात स्वराज बात हो, इस बात ऐसे की है उमा कि भारती हो, जयललिता है, ममता देखिए बनर्जी हाँ, है, ये आप जो कह रहे हैं लंबी उमा भारती फहरिस्त की है। बात करें, जयललिता की बात करें, ये पैदाइशी जननायक हैं ये। तो ये ऐसी निकल के आएंगी जब नहीं, मौका नहीं, मिलेगा। किसी चीज को बनाया नहीं जा सकता, वो मौलिक होता है, राजनीति मौलिक भाई होती उनको है। भी तो कोई एक प्लेटफॉर्म चाहिएगा ना। देखिए भाई मान ठीक है, लीजिए उमा भारती मैं कह रहा हूं ना कथावाचक कि थी और अगर राजमाता मनोज सिंधिया जी, ने बीजेपी दीक्षित का जी, मंच मैं एक दिया। बड़ा उदाहरण देता हूँ। हाँ। कांग्रेस की महापौर थी विभा पटेल, अब भी बड़ी नेता है। जब वो महापौर बनी थी उससे पहले आपने उनका नाम सुना था? नहीं सुना। वो घर में थी, बिल्कुल। घर से निकाला, इतना बड़ा पल्लू लेकर आती थी यहाँ पे। बिल्कुल। पहले चुनाव में पल्लू लेकर उन्होंने बिल्कुल। चुनाव अभियान चलाया। लोगों ने कहा बड़ी संस्कारी महिला है। आप देखिए, आप बड़ा नाम है देखिए- आज की तारीख में। देखिए बात- तो जब तक आप निकालोगे नहीं महिलाओं को घर से, तो कैसे आप उनको दोगे? और महिलाओं को निकालने के पीछे एक और उद्देश्य है मनोज जी। क्या आप देखिए महिला जागरूकता किस तेजी से आई है। कई राज्यों में महिलाओं ने सत्ता परिवर्तन कर दिया, सत्ता बरकरार रखी है। तो आप महिलाओं को आज ही नजरअंदाज खबर कर आई नहीं है ना सकते। पंजाब नजरअंदाज चुनाव करने में के लिए। पहले कि महिलाओं को 1000 रुपए की बात हो रही है और 80 महिलाओं को 1500 की। बात नजरअंदाज करने की नहीं है महिलाओं की बात यह है कि उनकी एफिशिएंसी की बात है, वो उस योग्य है कि नहीं है। हम राजनीति, हम किसको कमान दे रहे हैं हमारे देश की, हम किन के हाथों में अपना नेतृत्व दे रहे हैं, ये बहुत जिनको महत्वपूर्ण बात है। योग्यता का पैमाना क्या है भाई दीक्षित जी? मैं कह रहा हूं कि योग्यता का पैमाना यह है कि जो जनता के प्रति संवेदनशील नहीं है। महिलाओं से ज्यादा संवेदनशील कौन होगा? देखिए ये बात कहने और जमीन पर देखने में बहुत अंतर है। आज जिस तरह से लोग राजनीति में आ रहे हैं, वो राजनीति में क्यों आ रहे हैं, राजनीति का उनका उद्देश्य क्या है? अब ये माना जाने लगा है कि राजनीति में वो लोग आ रहे हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, वो राजनीति में क्या कर रहे हैं। तो उसके जिम्मेदार भी तो हम ही है ना, उसके लिए नेता जिम्मेदार नहीं है ना। मेरा प्रश्न है कि वर्क टू डू चार्ट क्या है इनका, ये दिन भर करते क्या है जनता के लिए, ये इस पर बात होनी चाहिए ना। अनुशासन सिखा रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कुछ तो करते होंगे। मैं कह रहा हूं एक पदाधिकारी, मेरा प्रश्न ये है, एक पदाधिकारी को आपने किसी संभाग का प्रभारी बना दिया, वो जाके कर क्या रहा है वहां पर? ये तो उनकी पार्टी चिंता करेगी, लेकिन चेतन ये छोटी सी प्रतिक्रिया वही कहना कि है कि अगर महिलाओं को मौका नहीं मिलेगा मौका तो वो मिलने की प्रूफ बात कैसे नहीं कर रहा करेंगे? मैं। चेतन छोटा सवाल क्योंकि वक्त कम है। मेरा कहना है कि मौका मिलने की बात जी नहीं कर रहा। चेतन देखिए, महिलाओं को भी भाई देखिए, महिलाओं को लेके दोनों पार्टी जो है वो बहुत संवेदनशील है और वो चाहते हैं कि महिला जो है वो आगे आए। और हमने तो देखा कि चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे और मायावती हो, चाहे राबड़ी देवी हो, चाहे आपके प्रियंका गांधी, तमाम महिलाएं हैं जो राजनीति में आज शिखर पे हैं। तो ऐसा और नहीं एक समय है, इंदिरा ये जी जरूर को भी है कि टोक रहा हूं बड़ी मैं, निकायों में गूंगी भाषा- गुड़िया कहा जाता था। जी 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 हाँ, तो वो ऐसा नहीं है। और महिलाओं को भाई देखिए, आधी आबादी महिलाओं की है, निश्चित तौर पे उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और अगर 30% या 33% आरक्षण की बात कर रही है कोई पॉलिटिकल पार्टी, तो बढ़ाना चाहती है महिलाओं को, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी प्रकार की कोई भ्रम की स्थिति बनेगी। क्योंकि जब तक आप महिला को, भाई देखिए, महिला तो घर भी संभालती है, इतने बड़े परिवार को संभालती है, तो उसकी जो सहनशीलता है और उसकी जो काम करने का तरीका है वो निश्चित तौर पर पुरुष से ज्यादा बेहतर है। पुरुष तो बाहर जाता है, कमा के पैसा ले आता है, लेकिन पूरे परिवार को तो महिला चलाती है। तो महिला को ऐसा आप दोयम दर्जे का नहीं मान सकते। पुरुष प्रधान समाज जरूर है, क्योंकि ये इसमें कोई मामला संदेह ऐसा की है बात कि नहीं है। इस पे लंबी बहस की बात जोड़ना चाहता हूं मनोज जी। जी इसमें कि यदि आप अभी संगठन में नहीं जगह दोगे, तो आपने जो एक लक्ष्य रखा है 33% का, तो आपको अभी से शुरुआत करना पड़ेगी ना, कि उसमें से जो निखर कर आएंगे उनको आप आगे बढ़ाओ। वरना नहीं तो यही होगा कि किसी नेता की बेटी, पत्नी, नहीं तो फिर ऐसा ही होगा ना। हाँ। बुआ, वो सब राजनीति में आती दिखेंगी और जो मूल उद्देश्य है उसका वो शायद पीछे छूट जाएगा। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद आपका दीक्षित जी, आपका भी, भट्ट साहब आपका भी। तो मध्य प्रदेश बीजेपी का यह प्रशिक्षण महाअभियान केवल कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भर नहीं, बल्कि सत्ता और संगठन के बीच एक नए संतुलन की तलाश है। जिस तरह से बंद कमरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आचरण की सुचिता का पाठ पढ़ाया जा रहा है, उससे साफ है कि पार्टी अब इलेक्शन मोड से ऊपर उठकर परसेप्शन मोड पर काम कर रही है। बीजेपी के लिए ये अपनी वैचारिक धार को और पैना करने का अवसर है, तो विपक्ष के लिए सत्ता का अहंकार छिपाने की कवायद। लेकिन इस समूचे प्रशिक्षण का असली इम्तहान तब होगा जब ये नेता जनता के बीच जाएंगे। क्या वो मोबाइल ऐप्स की तरह जनता की समस्याओं का इंस्टेंट समाधान दे पाएंगे, या फिर सिर्फ शब्दों की एक ऐसी बाजीगरी बनकर रह जाएगी जो चुनाव दर चुनाव दोहराई जाती है। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।